थोड़ी देर पहले कोविड केस के नए आंकड़े जारी हुए हैं। देश में 24 घंटों में कोविड के 1,79,723 नए केस आए हैं। एक दिन पहले की तुलना में ये 12.6% ज्यादा है। नए केस के बाद देश में एक्टिव केस की संख्या 7,23,619 हो गई है। 24 घंटे में कोविड के आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रही है। 140 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोविड के एक्टिव केस 7,23,619 है। कोरोना टीकाकरण की भी आज से शुरुआत हो रही है। नए चरण की शुरुआत हो रही है। जी हां, कोविड संक्रमण में उछाल के बाद आज से देश में प्रिकॉशन डोज शुरू होने वाले हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही फिलहाल प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। लीजिए, टीकाकरण का एक और दौर शुरू हो गया है। ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना केस में आई बाढ़ को देखते हुए वैक्सीन का बूस्टर डोज सुबह 9 बजे से लगना शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर के अलावा 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों से हुई है। देश में करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या लगभग 13 करोड़ है। इस हिसाब से देश में 16 करोड़ बूस्टर डोज की जरूरत होने वाली है। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि देश में अब तक लाखों लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। इसलिए ऐसे लोगों को तीसरी डोज देने का सवाल ही नहीं उठता है। जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए बूस्टर डोज का लगना जरूरी है। बूस्टर डोज लेने वाले लोगों के लिए सबसे जरूरी जानकारी ये है कि जो लोग कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, वे किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है कि क्या अपनी मर्जी की वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति को जिस वैक्सीन की पहली 2 डोज लगी होगी, उसी वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। अगर आपको कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगी है, तो कोविशील्ड की ही बूस्टर डोज लगेगी। और जिसे कोवैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, उसे बूस्टर डोज में कोवैक्सीन की ही लगाई जाएगी। हालांकि दुनिया भर के कई एक्सपर्ट का मानना है कि तीसरी डोज अलग वैक्सीन की होनी चाहिए। जैसे अगर पहली 2 डोज कोवैक्सीन की लगी है, तो तीसरी डोज कोविशील्ड की लगनी चाहिए। इसी तरह अगर 2 डोज कोविशील्ड की लगी है, तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की लगे। लेकिन सरकार की ओर से अभी मिक्स वैक्सीन की बात नहीं कही गई है। आइडियली बूस्टर का मतलब होता है उसी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है। तो जिस वैक्सीन से वही देनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी सारे वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखना है, अच्छे इफेक्ट भी, बुरे इफेक्ट भी। अगर हम मिक्स करते रहेंगे तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी अगर कोई बैड इफेक्ट आता है तो। उस लिहाज से भी, साइंस के लिहाज से भी जो है, अगर बूस्टर देना है तो जिनको जो वैक्सीन लगी है वही देना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो एविडेंसेज है कि दोनों वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है, बट लॉन्ग टर्म हमें सेफ्टी और इफिकेसी का नहीं पता, इसलिए उनको वही देना चाहिए। क्रॉस करने की जो है कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर जो है अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है और वह साइंस के लिए अच्छा नहीं है। असल में वैक्सीन की पहली डोज को प्राइमरी कहा जाता है। पहली डोज वायरस की पहचान कर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन जो प्राइमरी डोज होती है और उससे जो एंटीबॉडी बनती है, वो आगे भी मेंटेन रहे, इसके लिए दूसरी डोज दी जाती है। हालांकि कोरोना में इस्तेमाल हो रही अधिकतर वैक्सीन की इम्यूनिटी 6 से 8 महीने बाद कम होती पाई गई है। इसलिए इस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज दी जा रही है। हालांकि पीएम मोदी ने बूस्टर डोज को प्रिकॉशन डोज कहा है। 8 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है
कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। कई बुजुर्गों के मन में सवाल भी है कि क्या बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य है। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये साफ कर चुके हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कुछ महीनों बाद कम होने लगती है। ऐसे में वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी है। इसके अलावा कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इसकी जरूरत और बढ़ा दी है, क्योंकि नया वेरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को भी शिकार बना रहा है और इससे सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को है। इसलिए तीसरी डोज लगाई जा रही है। आज तक ब्यूरो। बूस्टर या प्रिकॉशन डोज की जरूरत और इस्तेमाल से जुड़ी ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन अब लोगों तक इसे कैसे पहुंचाया जाएगा, क्या रोड मैप है, किस तरह की तैयारियां हैं, उनके लिए सीधा रुख करूंगी मैं मेरे तमाम सहयोगियों का जो अलग अलग जगहों से मेरे साथ जुड़े हैं। सुनील जी भट्ट जम्मू से, गोपी गांगर अहमदाबाद से, कुमार कुणाल गाजियाबाद से, तेजश्री नोएडा से, दिल्ली से मिलन शर्मा भी मेरे साथ जुड़ेंगी, प्रेमा राजाराम कोलकाता से हैं, पारस दामा मुंबई से। सबसे पहले कुमार आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश में भी लगातार संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और नोएडा और गाजियाबाद से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद की अगर बात करें तो धारा 144 लागू करने जैसे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बावजूद स्थिति इतनी खराब क्यों होती दिख रही है? देखिए, दोहरी चिंता है। ये तो आपने बताया ही कि कई मामले आ रहे हैं और लगातार तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद और अलग अलग जो रोक लगाए गए हैं, नाइट कर्फ्यू लगाई गई है, उसके बावजूद मामले आ रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि चुनाव भी आने वाले हैं और 15 तारीख तक हालांकि चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बाद सबसे पहला जो चरण है वो गाजियाबाद, नोएडा, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही होना है और इस वजह से ये चिंता और है। और इसीलिए जो प्रिकॉशन डोज की अहमियत है वो उत्तर प्रदेश और खास तौर पर इस इलाके में जहां पर पहले चरण का चुनाव होना है वहां पर काफी अहम हो जाती है, क्योंकि जब वोटर वोट देने आएंगे तो कहीं वो मुश्किल में ना रहे, इसकी भी व्यवस्था करनी होगी। और चुनाव आयोग ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो साफ तौर पर कहा था कि जो प्राथमिकता है वो चुनावी राज्य है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, ये उनकी प्राथमिकता पर रहेगा। तो ये जो चुनौती है, एक तरफ तो लगातार बढ़ते मामले और दूसरी तरफ चुनाव का आयोजन, चुनाव प्रचार किस तरीके से होगा और वोटिंग किस तरीके से होगी, उसको लेकर चिंता। तो ये बड़ी बात है। साथ लगा जो दिल्ली है वहां पर भी बहुत ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। तो ये जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है वो सरकारों के लिए चुनौती, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर हरियाणा का जो लगता हुआ इलाका है, हर जगह वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारियां आपको नजर आ रही हैं वहां पर कुणाल? देखिए, मैं वैक्सीनेशन को देखकर बताता हूं। यहां पर ये वैक्सीनेशन सेंटर पर हम इस वक्त खड़े हैं, लेकिन अभी तक यहां पर कोई भी वैक्सीनेशन के लिए कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी दिख नहीं रहा है। 10 बजे से यहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है। यह कहा गया है कि जो तमाम लोग हैं उनके पास फोन जाएगा जिनको भी ये एहतियातन डोज लगाना है, बूस्टर डोज कहें या प्रिकॉशन डोज कहें, वो लगाना है, उसको लेकर के हर किसी के पास फोन जा रहा है जिसकी भी 9 महीने पहले टीकाकरण हो चुका है, दोहरा टीकाकरण, उनको आज टीका लगने के लिए फोन जाएगा। लेकिन यहां पर अभी तक दरवाजे आपको मैंने दिखाए बंद नजर आ रहे हैं और जो मुश्किल यही है कि क्या लोग आएंगे, क्योंकि आज पहला दिन है, किस तरीके से लोगों को फोन किया गया है। तो ये भी बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर इसको लेकर के हम बहुत युद्ध स्तर पर कार्रवाई ना करें तो फिर मुश्किल आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। बिल्कुल मुश्किल आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। तेजश्री, आपके पास आ रही हूं। नोएडा में आप इस वक्त मौजूद हैं और नोएडा में भी आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। 24 घंटे में 1100 के करीब मामले सामने आए हैं। वहां पर आप किस तरह की तैयारियां देख रही हैं वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई?
जी बिल्कुल, देखिए मल्लिका, उत्तर प्रदेश की हम बात करें और खासकर नोएडा की बात करें तो नोएडा में वैक्सीनेशन की रफ्तार, चाहे वो बच्चों का वैक्सीनेशन हो या फिर पहले और दूसरे डोज का वैक्सीनेशन हो, वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो काफी तेज रही है। इसलिए नोएडा के जिस अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं वहां पर सुबह से ही जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए जो प्रिकॉशनरी डोज है, जो बूस्टर डोज है, उसकी तैयारियां तो क्या यहाँ पर आप देखिए, ये बूस्टर डोज लगना भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर तमाम हेल्थ वर्कर्स इस वक्त मौजूद हैं। अब हम आपको प्रक्रिया बताएंगे कि किस तरह से बूस्टर डोज इनको लगाया जाएगा। तो देखिए, इन सारे हेल्थ वर्कर्स को या जितने भी सीनियर सिटीजन यहाँ पर प्रिकॉशनरी डोज लगवाने आने वाले हैं, सबसे पहले उनका यहाँ पर वाइटल चेकअप किया जाएगा। वाइटल चेकअप आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी किया जा रहा है। उनका ब्लड प्रेशर लिया जाएगा, उनका हाइट देखी जाएगी, उनका वेट देखा जाएगा। उसके बाद उनसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप देख सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करवाया जाएगा। तमाम तरह के इसमें सवाल पूछे गए हैं कि आपको किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, कि आपको कोविड तो नहीं हुआ था पिछले 10 दिनों में। इस तरह के सवाल इन हेल्थ वर्कर्स से पूछे जाएंगे। और इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर ये दूसरा रूम बनाया गया है जहां पर वैक्सीनेशन होने वाला है। यहाँ पर इस रूम में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन की भी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। और चूंकि बहुत सारे लोगों को कोविशील्ड की डोज लगी, इसलिए यहाँ पर कोविशील्ड यहाँ पर सभी हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा। मल्लिका, हम कुछ हेल्थ वर्कर्स से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए आज कितना बड़ा दिन है, क्योंकि हमने देखा कि पहले और दूसरी वेव में जो हेल्थ वर्कर्स थे उन्होंने दिन रात किस तरह से हमारे लिए मेहनत की, अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जान बचाने का काम किया। और चूंकि ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा कंटेजियस है, ऐसे में हेल्थ वर्कर्स का क्या मानना है, कैसा महसूस कर रही हैं आज आप कि आपको आज बूस्टर डोज लगेगा और आज आप और भी ज्यादा सेफ हो जाएंगी? मैम, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लगाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ। सर, आपको कैसा लग रहा है कि आप, अब ओमिक्रॉन आ रहा है, तीसरी लहर आ चुकी है और आज आपको ये प्रिकॉशनरी डोज लगने वाला है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सेफ फील कर रहे हैं क्या अब आप? एकदम सेफ फील कर रहे हैं। तो देखिए, सेफ फील तो ये जरूर करेंगे। आप बताइए, आप सेफ फील करेंगे आपको जब प्रिकॉशनरी डोज लग जाएगा उसके बाद? बिल्कुल, बहुत अच्छा और बहुत सेफ फील करेंगे। और क्योंकि हम लोग हेल्थ वर्कर हैं तो हमें तो पहले होना चाहिए, हम सेफ रहेंगे तभी हम सबको सेफ कर पाएंगे। क्योंकि तीसरी लहर अब आ रही है और यही जज्बा है हमारे हेल्थ वर्कर्स का, जिसको हम लगातार जितना धन्यवाद कहें, इनका अभिनंदन करें उतना कम है। और आपको अब सीधा अहमदाबाद ले चलते हैं जहां पर गोपी घांगर इस वक्त मौजूद हैं। गोपी, संक्रमण की जो रफ्तार है गुजरात में भी काफी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। 6000 पार मामले हम देख रहे हैं कि आए हैं। अब ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि बूस्टर डोज या कहीं प्रिकॉशन डोज से उनको काफी मदद मिलेगी कोरोना से जंग लड़ने में। तो वहां पर किस तरह की तैयारियां आप देख पा रही हैं? बिल्कुल मल्लिका, आपको बता दूं कि गुजरात में अगर बात की जाए तो गुजरात में कुल मिला के 4,73,000 जितने फ्रंट लाइन जो हेल्थ वर्कर्स है वो है और टोटल मिला के 6,95,000 जितने जो वर्कर्स है यानी फ्रंट लाइन वर्कर्स है। तो कुल मिला के 6,73,000 जितने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को मिलाकर है। और यहाँ पे बूस्टर डोज की अगर बात की जाए तो सारी तैयारियां अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ये सारी तैयारियां यहाँ पे हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10:30 बजे से जो हेल्थ वर्कर्स है वो यहाँ पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे और यहीं पे उनका रजिस्ट्रेशन होगा और यहीं पे उनको ये जो प्रिकॉशनरी डोज है वो लगाया जाएगा। क्योंकि ये थर्ड वेव है, थर्ड वेव के अंदर लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो वैसे में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर से ही बात करते हैं। ये बताइए, आज तीसरा बूस्टर डोज आप लोगों को मिलेगा, क्या कहना है, कितना सेफ महसूस करेंगे? हमको 2 डोज लगे, आज बूस्टर मिलेगा तो हमें लगेगा कि अच्छा है, बूस्टर लेंगे तो प्रिकॉशन भी अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं जो थर्ड वेव की बात है, ओमिक्रॉन की बात है, तो वैसे में आप लोग क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस भी लेते हैं? हम मास्क कंपलसरी पहनते हैं और जो भी आता है वैक्सीन लेने के लिए यहाँ पे उसको पहनाते भी है, सैनिटाइजर करते हैं और हैंड वॉश करने को सबको बोलते हैं। बिल्कुल, आप बताइए क्या कहेंगे, आप कितना सुरक्षित महसूस करेंगे आज जब आपको तीसरा ये प्रिकॉशनरी डोज मिलेगा? थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट कि हमें तीसरा डोज लगवा रहे। हमारे प्रिकॉशन वो फर्स्ट, हमारे कोरोना वॉरियर, एज ए कोरोना वॉरियर हमें प्रिकॉशंस डोज दे रहे हैं। तो बिल्कुल सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि लगातार हमने पिछले दौर में देखा कई सारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स थे वो संक्रमित हुए थे। तो वैसे में आज जो प्रिकॉशनरी डोज इन लोगों को दिया जाएगा और यहाँ पे गुजरात की बात की जाए, सिर्फ अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो 1 लाख से ज्यादा
फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स है जिनको ये बूस्टर आज जो तीसरा प्रिकॉशनरी डोज है वो देना शुरू हो जाएगा। कदम की सराहना हो रही है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हमारी हिफाजत के लिए रोज ड्यूटी पर जा रहे हैं वो भी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं और ऐसे ही चौंकाने वाले आंकड़े मुंबई से मिल रहे हैं। पारस, आपके पास आते हुए लगातार हम देख रहे हैं कुछ दिनों में मुंबई महाराष्ट्र के अलग अलग अस्पतालों से डॉक्टर्स के संक्रमित होने की खबर मिल रही है। ऐसे में अगर उन्हें ये प्रिकॉशन डोज मिलता है तो बहुत बड़ी एक राहत की खबर। किस तरह की तैयारियां आप वहां पर देख रहे हैं? बिल्कुल मलिका, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, वो एक बार फिर संक्रमण उनके अंदर बढ़ते जा रहा है। लगातार मुंबई पुलिस के अधिकारी हो, मुंबई पुलिस के जवान हो या फिर डॉक्टर्स हो, रेसिडेंट डॉक्टर्स हो, ये आंकड़े जो हैं बेहद डराने वाले हैं। लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं, मुंबई में मामले बढ़ते जा रहे हैं। मगर अगर हम कल की बात करें तो कल जो मामले हैं, वो जो मामले आ रहे थे 21,000 से ज्यादा मामले देखे जा रहे थे पिछले 2-3 दिन में, उससे कुछ घटे हैं, कुछ मामले घटे हैं। बट वही है कि थोड़ा अभी मामले जरूर घटे हैं, बट चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है क्योंकि जिस तरीके से जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके अंदर संक्रमण काफी तौर पे पाया जा रहा है। ऐसे में जो बूस्टर डोज आज से लगने वाली है वो सबसे बड़ी राहत की बात होगी क्योंकि बूस्टर डोज लगने से जो खतरा है, ओमिक्रॉन का खतरा है, वो जरूर कम होगा और लोग संक्रमण से बच पाएंगे, ऐसी आशा की जा रही है। ऐसे में मुंबई के नेस्को कोविड सेंटर में हम मौजूद हैं जहां पे तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी है। हम बाहर के एरिया का आपका नजारा दिखाएंगे, बाहर के एरिया की तस्वीरें दिखाएंगे। पूरी तरीके से एकदम प्रिपरेशन यहाँ की गई है। यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। जो ऑफलाइन आएंगे उनके लिए, जो 60 प्लस के लोग हैं उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है। जो 60 प्लस के ऑफलाइन आएंगे, जो वॉक इन आएंगे, उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है। साथ ही साथ जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए अलग सेक्शन बनाया गया है। सबको कतारों में अंदर लिया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाएगी, सारी चीजें अच्छे से फॉलो की जाएगी। फिर बूस्टर डोज जो है वो प्रोसेस पूरा शुरू होगा। तकरीबन 9:30 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। मलिका, पूरे लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। धीरे धीरे जो प्रोसेस है वो अभी शुरू किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल होगा। पहले हेल्थ वर्कर्स एलिजिबल होंगे बूस्टर डोज के लिए, दूसरे 60 प्लस वाले लोग एलिजिबल होंगे और वो लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने दूसरी डोज लगा ली है और उनके 99 ज्यादा हो गए हैं, उनको ही अलाउड किया जाएगा, उनको ही ये जो है वो लगाया जाएगा। ये 9 महीने होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोलकाता से जुड़ी हुई हैं, उनसे भी वहां का हाल जान लेते हैं क्योंकि प्रेमा, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट भी देश में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में भी हम देख रहे हैं कोलकाता में करीब 24 घंटे में 100 डॉक्टर्स संक्रमित हुए हैं। ऐसे में वहां पर भी वैक्सीनेशन पर जोर देने की जरूरत है। किस तरह की तैयारियां आप देख रही हैं कोलकाता में? जी मलिका, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कई प्राइवेट सेंटर्स और जो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर जो वार्ड्स है, जो प्राइवेट या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है, वहां पे लोग जा सकते हैं अपने बूस्टर डोज लेने के लिए। लेकिन जो जाना जा रहा है कि लोगों को कोविन वेबसाइट के माध्यम से रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही लोग बूस्टर डोज ले सकेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि अब तक 40% जनता दूसरे डोज वैक्सीन के लिए नहीं गए हैं और ये काफी एक चुनौती है क्योंकि लोगों को पहले अपना सेकेंड डोज लेना है, उसके बाद ही वो बूस्टर डोज ले पाएंगे। और अभी जो जाना जा रहा है कि लोग जानकारी लेने की कोशिश करें कि कहाँ वो अपना बूस्टर डोज ले सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने कोवैक्सीन या स्पुतनिक या कोविशील्ड लिया है उनको वही डोज लेना है। तो लोग अभी जाने की कोशिश में है कि कहाँ वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। और अभी भी जैसे आपने कहा कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अब तक जो 24 घंटे में जो मामले सामने नजर आए वो है 24,287 नए मामले सामने नजर आए। तो लोग काफी डरे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन अभी भी वो लोग जानकारी दे रहे हैं कि बूस्टर डोज उन्हें कहाँ से मिल सकता है। मलिका जी, प्रेमा, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ये हमारी रिपोर्टर्स की टीम है जो इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ताजा अपडेट्स और जानकारियां तस्वीरों के साथ लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देश भर में किस तरह से तैयारियां हो रही हैं बूस्टर डोज जरूरतमंदों तक पहुंचाने की, वो मेरे सहयोगियों ने आपको बताया। अलग अलग राज्यों में किस तरह की तैयारियां हैं। और अब बात कोरोना के मामलों की जो तेजी से बढ़ रहे हैं, आइए आपको जल्दी जल्दी उन राज्यों का आंकड़ा दिखाते हैं जहां कल कोविड के सबसे ज्यादा
नए केस आए हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो 44,388 केसेस आ चुके हैं, जिसके साथ महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। आइए ग्राफिक्स पे भी नजर डालिए, राज्यों का कोविड अपडेट क्या है। जम्मू कश्मीर में 687 नए मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में 5,660 केसेस सामने आ चुके हैं। गुजरात की अगर बात करें तो 6,275 मामले गुजरात में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में देखिए बेहद डरावना यह आंकड़ा 44,388 पर यह संख्या पहुंच चुकी है। केरल में 6,238 मामले, कर्नाटक में भी 12,000 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 2,039। तो नए केसेस के बारे में आपको बता रहे हैं। दिल्ली में 22,751 मामले सामने आ चुके हैं। जयपुर में 2,377, मुंबई में 19,474, बेंगलुरु में 9,020, पुणे में 4,029, कोलकाता में 8,712 और लखनऊ में 401 मामले अब तक नए हैं जो सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर बना हुआ है, जहां पर 24,287 केसेस इस वक्त सामने आए हैं। और दिल्ली में भी कोविड के नए केस का आंकड़ा कल 22,751 पहुंच गया था। और अब आपको दिखाते हैं संक्रमण दर कितना हो चुका है। 23.53%। सक्रिय मरीज 60,733। 16 मई 2021 के बाद ये सबसे ज्यादा नंबर है। दिल्ली के 300 से ज्यादा पुलिस वालों को भी कोरोना हो चुका है। तो लगातार हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो भी खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के 150 स्टाफ कोविड पॉजिटिव हुए थे, इससे जुड़ी जानकारी भी हमने आपको कल दी थी। नए केसेस की अगर बात करें तो 22,751। संक्रमण दर 23.53%। 7 मई 2021 के बाद ये सबसे ज्यादा है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है, ताकि लोगों के रोजी रोटी चलती रहे, लोगों के रोजगार चलते रहें। कोरोना ने दिल्ली को एक बार फिर बुरी तरह झकझोरा है। दिल्ली में संक्रमण सीमाएं तोड़ रहा है। पुराने आंकड़े ध्वस्त हो रहे हैं। नए मामलों की बाढ़ सी आ गई है। 24 घंटे का हाल देखिए। 22,751 नए मामले, 17 लोगों की मौत। संक्रमण दर 23.53%। ये आंकड़े डराने वाले हैं, चिंता पैदा करने वाले हैं। दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि 10 दिनों में 20,000 के पार जाते ये मामले आखिर कहां जाकर थमेंगे। अस्पतालों का क्या होगा, बिस्तरों डॉक्टरों का क्या होगा। क्या पिछली लहर की त्राही एक बार फिर दिल्ली के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसी किसी स्थिति से इनकार करते हैं। कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया, तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज जाके वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की जरूरत ना पड़े। केजरीवाल यकीन दिला रहे हैं कि दिल्ली की हालत पिछले साल वाली नहीं होने जा रही, और वो ये भी यकीन दिला रहे हैं कि दिल्ली पर लॉकडाउन का खतरा भी नहीं है, बशर्ते दिल्ली वाले संयम और संजीदगी दिखाएं, मास्क लगाएं। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव खत्म हो, और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं। केजरीवाल ने अपना प्लान बता दिया है, लेकिन ये प्लान तभी कामयाब होगा जब सावधानी बढ़ेगी। संक्रमण तभी काबू में आएगा जब सतर्कता बढ़ेगी। लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अब भी सुध और सावधानी नहीं दिख रही कि 20 दिसंबर को दिल्ली में महज 91 केस थे और 20 दिन में ही आंकड़ा 20,000 को पार कर गया। दिल्ली में 20 अप्रैल 2021 को कोरोना पीक पर था। तब एक दिन में दिल्ली में 28,395 केस आए थे और दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। वो हालात 1-2 दिन में फिर से आते दिख रहे हैं।
लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार फिलहाल लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं दिख रही। ये फैसला सही होगा या गलत, ये इससे तय होगा कि कोरोना की ये लहर कितनी घातक रहती है। श्रुतिका के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। अब बात मौसम की। मौसम में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जारी बर्फबारी की। तस्वीरों को देखकर लगता है मानो हिमयुग आ गया हो। देखिए हिमाचल प्रदेश के चंबा और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का हाल। सड़कें बर्फ से ढक गई, पहाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ, पेड़ पौधे, घर बार, होटल, रिजॉर्ट, सब बर्फ ही बर्फ। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीर हिमाचल के चंबा जिले के मशहूर टूरिस्ट सेंटर डलहौजी की है। तस्वीरों को देखकर लगता है कि डलहौजी मानो हिमयुग में पहुंच गया हो। यहाँ जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से हर तरफ सफेद रंग की मोटी चादर बिछ गई है। लगातार हुई बर्फबारी से यहाँ तापमान शून्य के नीचे पहुंच गया है। टूरिस्ट यहाँ बर्फबारी का मजा लेने आते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। बहुत ज्यादा बर्फबारी ने टूरिस्टों का मजा किरकिरा कर दिया है। डलहौजी के डायन कुंड में लगभग 4 फीट से ज्यादा ताजा बर्फबारी हो चुकी है। वहीं डलहौजी नगर में भी 1.5 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। इससे कई जगह रास्ता बंद होने से पर्यटकों को घंटों सड़कों पर जूझना पड़ रहा है। प्रशासन के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। बर्फबारी में आवाजाही बनी रहे, इसलिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। ये तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की है। गंगोत्री मां गंगा का मायका कहलाने वाले मुखबा, हर्षिल घाटी, यमुनोत्री, खरसाली में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग राड़ी टॉप और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुखी टॉप से आगे बंद हो गया है। बर्फबारी से भारत चीन सीमा निलांग मोटर मार्ग पिछले 5 दिनों से बंद है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बीआरओ की मशीनरी किस तरह से बर्फ हटाने के काम में जुटी है। काफ़ी मौसम में गतिविधियां हैं जिसमें आज बारिश हो रही है और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। इसमें जगह जगह जहां बिजली की प्रॉब्लम्स आ रही है वहां पर कार्य किया जा रहा है और कुछ रोड्स भी हमारी बर्फबारी के कारण ऊपर क्षेत्र में जहां पर हैवी स्नोफॉल हुआ है वहां पर बीआरओ के द्वारा मार्ग खोलने की कार्रवाई गतिमान है। बर्फबारी अपने साथ कई मुसीबत लाई है। कड़ाके की ठंड, जगह जगह रास्ते बंद, पीने के पानी का संकट, मुसीबतें बेशुमार हैं। चंबा से विशाल आनंद और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ आज तक ब्यूरो।